अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ग्राफ थ्योरी का सेकेंड लेक्चर है। हमने कल जब लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने ग्राफ्स में डिग्री ऑफ द ग्राफ तक, जिसमें हमने इन डिग्री और आउट डिग्री पढ़ी थी, वहाँ तक थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हम आगे ग्राफ की कुछ मज़ीद टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाईपार्टाइट और कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, उसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीछे हमने कंप्लीट ग्राफ पढ़ा था। तो कंप्लीट ग्राफ क्या था कि जिसमें एक वर्टेक्स जो है वो, हमने कंप्लीट ग्राफ की कुछ एग्जांपल्स ली थी जिसमें एक वर्टेक्स जो है वो बाकी तमाम वर्टिसेस के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा था, तो वो कंप्लीट ग्राफ कहला रहा था। ठीक है, ये एक हो गया। इसी तरह ये आपका कंप्लीट ग्राफ है। इस कंप्लीट ग्राफ में क्योंकि हर वर्टेक्स जो है वो मतलब इसमें टोटल 4 वर्टेक्सेस हैं, तो इसका मतलब है ये K4 हो जाएगा। इसी तरह 3 वर्टिसेस के लिए ये आपका जो कंप्लीट ग्राफ है वो एक ट्राइंगल बनाता है ABNC, इसको हम K3 कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाईपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, हाँ जी, बाईपार्टाइट का मतलब है बाई मीन्स टू, पार्टाइट मीन्स पार्ट्स। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो ग्राफ G है वो कब बाईपार्टाइट होगा? ओनली इफ द वर्टेक्स सेट V कैन बी स्प्लिट इनटू 2 डिसजॉइंट सबसेट्स। ठीक है, कैन बी split into 2 disjoint subsets V1 एंड V2। ठीक है, और इस तरह से ये किस तरह से स्प्लिट किए जाने हैं? V हमारे पास V1 और V2 में चेंज होगा, लेकिन हमने इन दोनों को इस तरह से स्प्लिट करना है कि V1 का कोई एज V2 में नहीं आना चाहिए और इसी तरह V2 का कोई एज जो है वो V1 में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सच दैट every edge has its end into 2 different classes। ठीक है, मतलब V1 does not have any edge of V2, और V1 and V2 does not have any common edge। ठीक है, तो नंबर 2, इसके अंदर लूप भी कोई नहीं होनी चाहिए। एंड द ग्राफ G does not have any लूप। ठीक है, अब हम इसकी एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ था V जिसके आपके पास वर्टिसेस थे A B C D एंड E। ठीक है, अब ये ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ है ABCD एंड E के सच दैट ये A B से कनेक्टेड है। ठीक है, B जो है वो D और E से कनेक्ट है। तो अब आपके देखें तो आपके ग्राफ के जो है वो टोटल 2 पार्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको अगर हम अलग-अलग करके अलग-अलग क्लासेस में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले आप A के लिहाज से देख लें, A की कितनी क्लासेस बन रही है? A सिर्फ A की क्लास यानी C से कनेक्ट हो रहा है। इसी तरह जो B है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? अब B जो है वो D और E के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो हम अगर इसकी 2 क्लासेस बनाएं, एक हम बना देते हैं AB और एक हम बना देते हैं D एंड E, CD एंड E, सॉरी। ठीक है, तो A जो है वो आपका C से कनेक्ट हो रहा है और इसी तरह से B जो है वो D और E से कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो हमारे पास एक क्लास ऊपर V1 बन गई और एक क्लास V2 बन गई। ना तो V1 का आपस में कोई एज है, ना ही V2 का आपस में कोई एज है। ठीक है, तो V1 और V2 दोनों के दरमियान में कोई आपस में एज नहीं होना चाहिए, तो फिर जो ग्राफ है वो बाईपार्टाइट ग्राफ कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक और इसी ग्राफ की मिसाल ले लें कि ये आपके पास ABCD एंड E था। A को आपने C के साथ मिला दिया और ये पहले वाले की तरह से, और एक आप और एज रख लें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे C को E के साथ भी मिला देते हैं। तो फिर आप जब इस तरह से क्लासेस इसकी लेंगे D C एंड E में, तो आपका A C से मिल रहा था, B D से, B E से, और अब आपने C को E के साथ भी ज्वाइन कर दिया। तो क्योंकि अब आपके पास जो V2 क्लास है इसमें एक एज आ गया है, इस वजह से ये बाईपार्टाइट नहीं होगा। इट इज़ नॉट
बाईपार्टाइट, ठीक है, और ये वाला बाईपार्टाइट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अपने गिवन ग्राफ को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो फिर आपका ट्राईपार्टाइट बन जाएगा, यानी 3 के साथ से, ठीक है। ट्राईपार्टाइट में किस तरह से होगा कि अगर आपके पास ए बी सी डी ई एफ फॉर एग्ज़ाम्पल ये हैं, ठीक है, आपके कुछ इस तरह से ग्राफ्स बन रहे हैं कि आप ए को डी से मिला रहे हैं, बी को आप एफ से मिला दें, और इसी तरह से सी को आप ई से मिला दें, और हम एक और बनाते हैं जी और एच आई एन जे, ठीक है। तो ये आपके पास जी को एच जे से मिला दें और एच को आई से मिला दें। अब आप यहाँ पे देखें कि आपने इनके क्लासिफिकेशंस कैसे बनानी होती हैं। आपने बाईपार्टाइट के लिए या ट्राईपार्टाइट के लिए ऐसे क्लासेस बनानी है कि ऐसे आपने ऐसे सेट्स लेने हैं जिनका आपस में कोई एज नहीं है, ठीक है, जैसे ए और बी का एज नहीं है, इसी तरह से बी और सी का आपस में तो एज नहीं है लेकिन ये क्रॉस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये एक क्लास में आएंगे। इसी तरह जो सी है और जो जी है इनका आपस में कोई एज नहीं है, और जिनके साथ मिल रहे हैं उनका भी आपस में कोई एज नहीं है, ठीक है। तो हमने इस वजह से इसको जब हमने बनाना है तो आप देखिए सबसे पहले ए और बी का आपस में एज नहीं था, हमने ए और बी एक क्लास में रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका सी और जी का कोई आपस में एज नहीं था, सी और जी आपने दूसरी क्लास में रख दिया, और इसी तरह से एंड पे आपके पास सॉरी ए एक क्लास में ए आ गया, फिर बी आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ए जो है वो डी से मिल रहा है और डी आपका आगे ई से मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह ए आगे आपका सी से मिल रहा है, सी जो है वो बी से भी कनेक्टेड है और सी आपका एफ से भी कनेक्टेड है। तो अब आपने इसका बाईपार्टाइट ग्राफ किस तरह से बनाना है, आपके पास सबसे पहले आप स्टार्ट कर लें ए से, ठीक है। ए आपका बन रहा था, किससे मिल रहा था, डी से, तो आपने जो सेकंड इसका पार्ट बनाना है वो डी आपने लिख लिया, ठीक है। ए डी से मिल रहा था, और ए किससे मिल रहा था, ए सी से मिल रहा था, इसलिए हम सी भी सेकंड ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। ए डी से मिल रहा है और डी अब आगे किससे मिल रहा है, सी से ई से, तो ई अब आप जो है वो तीसरे पार्ट में रख लें, तीसरे हिस्से में, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बी, ये हमने ए के सारे पूरे कर लिए, ए बी से डी से मिल रहा था, ए सी से मिल रहा था, ठीक है। इसी तरह से जो ए है वो डी से मिल रहा था, डी आगे ई से मिल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट अब आप बी पे आ जाए, बी आपने ऊपर वाले सेट में रख लिया, बी आगे आपका दोबारा सी से मिल रहा था, ठीक है। और इसी तरह सी जो है वो आगे किससे मिल रहा था, सी का आगे एफ के साथ था, तो आप नीचे एक एफ बना लें। अब यहाँ पे एफ देखें, एफ अगर बी के साथ मिलेगा तो फिर हम इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जब सी एफ के साथ लिखा है तो फिर बी के साथ भी लिखना है, हमने बस आपस में इस तरह की लाइन नहीं लगानी, ठीक है। जब आप अगर आपके पास इस तरह की लाइन आ जाती है तो उसको आप तीसरे सेट में डाल दें तो वो ट्राईपार्टाइट बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एफ जो है वो, अब एफ आपका इनडायरेक्टली देखें तो ए सी से मिल रहा है और सी आगे एफ से मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए एफ आपका क्योंकि तीसरी लाइन में तीसरी क्लास में आ रहा है तो हमने इसको नीचे रखा है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड क्लास हो गई, ये आपकी सेकंड क्लास हो गई, और ये वाली आपकी फर्स्ट क्लास हो गई। तो ये V1 V2 एंड V3 ये आपके पास 3 क्योंकि सेट्स बन गए हैं इसलिए ये ट्राईपार्टाइट है, ठीक है। बाईपार्टाइट में क्या हुआ था, 2 सेट्स बन रहे थे, ट्राईपार्टाइट में 3 बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। हमने कंप्लीट ग्राफ पढ़ा था जिसमें हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स के साथ जो है वो बनाता है। अब कंप्लीट बाईपार्टाइट में सबसे पहले आपके पास क्या है कि अगर आपके पास जो वी है वो आगे 2 डिफरेंट डिसजॉइंट वर्टेक्स सेट में पहले स्प्लिट हो गया है, और उसके बाद वी का हर वर्टेक्स V2 के हर वर्टेक्स के साथ जब ज्वाइन हो जाता है, मीन्स ईच vertices of V1 are connected to each vertices of
V2। तो आपका जो ग्राफ है वो कंप्लीट बाईपार्टाइट बन जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K, M एंड N। यहाँ पे आपके पास जो M है वो नंबर ऑफ एजेस इन V1 है, सॉरी नंबर ऑफ वर्टिसेस इन V1, और N क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन V2। ठीक है, इसकी मिसाल आप ले लें। फॉर एग्जांपल आपका A और B है, ये नीचे C, D एंड E से कनेक्ट हो रहा है। किस तरह से हो रहा है कि A भी तीनों के साथ जाके कनेक्ट हो गया, और इसी तरह जो B है वो भी तीनों के साथ अगर कनेक्ट हो जाता है तो ये आपके पास कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, K ये आपका V1 सेट है, ये V2 सेट है। V1 में 2 वर्टिसेस थे तो 2, V2 में 3 थे। ठीक है, इसी तरह कंप्लीट बाईपार्टाइट में क्या होगा, कंप्लीट बाईपार्टाइट ट्राईपार्टाइट में आपके पास जो V है वो V1, V2 एंड V3 तीन वर्टिसेस में आएगा, और V1 का हर वर्टेक्स V2 के साथ और V2 का फिर हर वर्टेक्स V3 के हर वर्टेक्स के साथ रिप्रेजेंट मैच होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K, P, Q एंड R से, वेयर P इज़ द डिग्री ऑफ V1 एंड Q इज़ द डिग्री ऑफ V2 एंड R इज़ द डिग्री ऑफ V3। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि आपके पास A, B, उसके बाद C, D एंड E, और फिर आपके पास नीचे दोबारा हम रख लेते हैं F एंड G। ठीक है, तो अगर आपका A जो है वो पहले तीनों के साथ मिल गया, फिर इसी तरह B जो है वो भी तीनों के साथ मिल गया। अब आगे आपका जो C है वो F के साथ भी मैच करेगा, G के साथ भी। इसी तरह जो D है वो भी F के साथ भी, G के साथ भी, और E भी आपने F और G दोनों के साथ करना है। तो ये आपका ट्राईपार्टाइट ग्राफ बन गया है। और इसमें इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, K, इसमें ये V1 है, V2 एंड V3। V1 में 2 एलिमेंट्स पड़े हैं, V2 में 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, और V3 में फिर दोबारा 2 एलिमेंट्स पड़े हैं। तो ये कंप्लीट ट्राईपार्टाइट ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे ग्राफ्स पे, कि ग्राफ्स के ऊपर ऑपरेशन जिस तरह हम जमा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस होते हैं, तो हमारे पास ग्राफ थ्योरी में भी ऑपरेशंस होते हैं। उसमें सबसे पहला ऑपरेशन हम यूनियन ऑफ ग्राफ्स करेंगे। यूनियन का मतलब है कि आपको 2 ग्राफ गिवन है जिसका आपने यूनियन लेना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि G1 और G2 कोई 2 ग्राफ्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी साथ ही ले लेती हूँ कि आपके पास G1 जो है वो A, B, C एंड D से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये आपका G1 ग्राफ है। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक G2 ग्राफ है। फॉर एग्जांपल वो, उसका नाम हम रख लेते हैं कि वो B, D एंड E था। और इसी तरह एजेस का भी हमने नाम रखना है। तो G1 के जो एजेस थे उसको हम ले लेते हैं कि वो E1, E2, E3 एंड E4 एजेस था। और इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट B जो है वो B और D के दरमियान हम ले लेते हैं कि E4, E5 एंड E6। कुछ इस तरह से आपको 2 ग्राफ्स गिवन है, आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। तो सबसे पहले आपने यूनियन लेने से पहले वर्टिसेस और एजेस डिफाइन करने हैं। तो वर्टेक्स सेट जो आपका यूनियन का आएगा G1 यूनियन G2 का, वो क्या है कि आपने दोनों के जो वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स सेट ऑफ G1 उसका यूनियन लेना है वर्टेक्स सेट ऑफ G2 के साथ। ठीक है, इसी तरह एज सेट ऑफ G1 यूनियन G2 क्या बनेगा, एज सेट ऑफ G1 यूनियन एच सेट ऑफ G2। ठीक है, तो अब हमारे ये जो गिवन एग्जांपल है, सबसे पहले तो आप इसके वर्टेक्स और एजेस रिप्रेजेंट देख लें क्या है। G1 का वर्टेक्स सेट जो है वो क्या है, G1 के वर्टेक्स में ABCD पड़ा हुआ है, ABC एंड D। ठीक है, इसी तरह इसके G1 के एज सेट में क्या पड़ा हुआ है, एज में पड़ा हुआ है E1, E2, E3 एंड E4, E1, E2, E3 एंड E4। ठीक है, इसी तरह अब हम नेक्स्ट G2 के लिए ले लेते हैं कि वर्टेक्स सेट ऑफ G2 क्या है, B, D और E, और इसका एज सेट क्या बन रहा है, E4, E5 एंड E6। तो अब इनके जब यूनियन लेंगे तो इनके वर्टेक्स क्या बनेंगे, इनके यूनियन में वर्टेक्स सेट ऑफ G1 यूनियन G2, उसमें आपने क्या करना है, इस और इस सेट का आपस में यूनियन ले लेना है। ठीक है, यूनियन मीन्स A, B, C, D
और ई, क्योंकि इसमें बी और डी कॉमन था, हमने एक ही दफ़ा लिखा है। इसी तरह एच सेट का यूनियन बनेगा एच सेट ऑफ यूनियन G1 यूनियन G2, ये क्या बनेगा E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6, ठीक है। इसमें E4 जो है वो रिपीट हो रहा था। अब हमने इनकी यूनियन बनानी है, तो इन दोनों की यूनियन किस तरह से बनेगी, आप देखें A B C D और ये E, आपने यहाँ पे जो वर्टेक्स बनाए हैं वो क्या है ABCD एंड E, तो आप इसको किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर लें। हम ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह कि ABCD एंड E, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसके एजेस बनाने हैं। सबसे पहले आप देखें ए और बी के दरमियान आपके पास ई क्या था, ए और बी के दरमियान G1 का, पहले आप G1 के एज पूरे कर लें। ए और बी के दरमियान E1 एज था, ये हमने बना दिया। फिर इसी तरह बी ए और सी के दरमियान E2 था, सी डी के दरमियान E3 था और बी डी के दरमियान में E4 था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे, अब आपका G1 मुकम्मल हो गया, अब G2 पे आ जाए। G2 पे अगर आप देखें तो सबसे पहले G2 पे बी और डी के दरमियान में एज है E4, तो बी और डी के दरमियान में एज हम E4 बना चुके हैं। अगर ये E4 की जगह पे कोई और नाम होता, फॉर एग्जांपल मैं फॉर द इंस्टेंट इसको E6 का नाम या E8 का नाम दे देती हूँ, तो फिर आपने यहाँ से क्या करना था, इसके ऊपर ही एक और एज इस तरह से ड्रॉ कर देना था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि हमें गिवन नहीं है ये वाला, तो हम इसको E4 ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आप ले लें बी और ई के दरमियान, बी और ई के दरमियान जो एज है उसका नाम है E5, और इसी तरह से लास्ट पे डी और ई के दरमियान एज है E6। तो आपके ये यूनियन का सेट बन गया, इसका नाम है G1 यूनियन G2, ठीक है। ये आपका दूसरा ग्राफ बन गया। हाँ जी, नेक्स्ट अब हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स था। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ में जैसे V ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 है, तो इसकी जो वर्टेक्स सेट बनेगा वो बनेगा G1 की वर्टेक्स ले लें और साथ में G2 का वर्टेक्स ले लें, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसी तरह एज में भी अलग-अलग से दोनों की इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो एज सेट बन जाता है। अब इसकी भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास वही पिछली एग्जांपल जो हमने पीछे ली थी यूनियन के लिए, अब हम उसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने लिया था, ये आपका था A B C एंड D, और इसकी आपने वर्टिसेस का नाम रखा था, चलिए हम दोबारा से रख लेते हैं कि ये E3 था, E4 E5 एंड E6, हमने फिर नया नाम रख लिया इसका। इसकी हमने इंटरसेक्शन लेनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और ग्राफ है CAB, और इसमें हमारे पास कुछ E1 E2 और E3, ये वाली हमें वर्टेक्स की बना। सबसे पहले आप इसका वर्टेक्स सेट बनाएं, वर्टेक्स ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। उसमें G1 की वर्टेक्सेस में पड़े हुए हैं A B C एंड D, इसकी हमने इंटरसेक्शन लेनी है A B एंड C से, ठीक है। तो ये बन जाएगा ABC, इनकी इंटरसेक्शन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एज सेट में क्या बनेगा, G1 इंटरसेक्शन G2 की एज सेट क्या बनेगा, एज में हमारे पास पड़ा हुआ है पहले सेट में पड़ा हुआ है E3 E4 E5 एंड E6, और इसी तरह दूसरे में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इंटरसेक्शन हम इसकी ले रहे हैं हम यहाँ पे C नाम रख देते हैं इसका, और इसका हम नाम दे देते हैं ऊपर B। हाँ जी, अच्छा यहाँ पे सॉरी, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास है इंटरसेक्शन E1 E2 एंड E3, तो ये बनेगा, सिर्फ इसमें E3 कॉमन आया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें, अब आपने देखा है कि आपका वर्टेक्स सेट जो है वो आंसर में क्या बनना है ABC, आपने A B एंड C ले लिया अपनी मर्ज़ी से। अब इसके बाद इंटरसेक्शन में क्या आया था, E3 आया था, और E3 अगर आप दोनों में देखें A और B के दरमियान था, तो आपने सिर्फ A और B के दरमियान में E3 बना लेना है, ये G1 इंटरसेक्शन G2 बन जाएगा अगर ये G1 और G2 गिवन है, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्शन का सेट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सम ऑफ टू ग्राफ्स। सम का मतलब एडिशन, ठीक है, G1 जमा G2। अब इसको आपने गौर से देखना है कि सबसे पहले इसका जो वर्टेक्स सेट है G1 और G2 का, उसमें आप क्या करेंगे, V ऑफ G1 जमा V ऑफ G2,
ठीक है। और इसका जो एज सेट है, एज सेट G1 प्लस G2 का हम लेंगे तो इसमें एज विच आर, हम कौन से एज लेंगे, एजेस विच आर इन G1 एंड G2। पहले तो इनके जो अपने एजेस हैं वो सारे ले लेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंड एजेस obtained by joining each vertex of G1 to vertex G2। जिस तरह हम कंप्लीट ग्राफ लेते हैं ना, तो इसी तरह कंप्लीट की तरह जैसे हमने पहले ले लेना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एजेस शामिल हैं, एजेस ऑफ G1 एंड G2, दोनों के अलग-अलग से एजेस भी लेने हैं, एंड एजेस obtained by joining each vertex of G1 के हर वर्टेक्स को हमने ज्वाइन कर देना है किसके साथ, ईच वर्टेक्स ऑफ G2 के साथ। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ले लें। एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका A और B, आपका एक सिंगल ग्राफ है A एंड B। ठीक है, हमने इसको ऐड करना है A डैश, B डैश और C डैश में। ये G1 है आपका और ये G2 है। सबसे पहले अब इसके टोटल वर्टिसेस क्या आएंगे, इनका जमा कह लें या इनकी यूनियन आनी है टोटल। ठीक है, तो आपके पास इसको जमा भी कह सकते हैं या इसको आप कह सकते हैं V ऑफ G1 यूनियन V ऑफ G2। ठीक है, तो अब आपके पास इससे जो टोटल ये जो G1 प्लस G2 क्या बनेगा इसका, उसमें क्या बनेगा, हम दोनों बना लेते हैं A B एंड C, क्योंकि उन्होंने कहा, हमने बोला था एज जो है वो सारे G1 के भी आने और फिर सारे A डैश B डैश एंड C डैश। ठीक है, अब आपने A को भी, अब आपने G1 के हर वर्टेक्स को G2 के वर्टिसेस के साथ ज्वाइन करना। A को किया, इसी तरह अब हम B को करेंगे और इसी तरह से C को। ठीक है, तो ये आपका G1 प्लस G2 का ग्राफ बनता है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखेंगे रिंग सम। रिंग सम मतलब कि आपके पास वही सम वाला ही पार्ट है लेकिन हम उसके ऊपर एक रिंग लगा रहे हैं। तो पहले हम इसके वर्टेक्स सेट और एज सेट डिफाइन कर लेते हैं कि रिंग सम के वर्टेक्स और एज क्या होते हैं। तो वर्टेक्स सेट ऑफ G1 रिंग सम G2, इट विल बी इक्वल टू वर्टेक्स सेट ऑफ G1 यूनियन वर्टेक्स सेट ऑफ G2, यानी दोनों के वर्टेक्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एज सेट आपने इसके भी गौर से देखने हैं। एज सेट ऑफ G1 रिंग सम G2 ये इक्वल होंगे एच सेट ऑफ G1 यूनियन एच सेट ऑफ G2, जैसे हमने पीछे आम सम में लिए थे। ठीक है, अब आगे क्या है, माइनस एच सेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन एच सेट ऑफ G2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एजेस दैट आर आइदर इन G1 और G2 बट नॉट इन बोथ, यानी हमने इसमें वो वाले एजेस लेने हैं जो दोनों में कॉमन ना हो। ठीक है, आई मीन्स edges that are either in G1 or G2 and not in both, दोनों में इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि G1 और G2 का हम रिंग सम कैसे लेंगे। तो इसकी एग्जांपल के लिए आप ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ है G1। ठीक है, इसमें ये जो आपके पास इसके वर्टिसेस हैं इनको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4, और इसके जो एजेस हैं वो X Y Z एंड इसका नाम हम रख लेते हैं W। ठीक है, इसका हमने रिंग सम लेना है किसके साथ, ये G1 ग्राफ है आपका। ठीक है, इसका रिंग सम आपने फॉर एग्जांपल लेना है। अब हम यहाँ पे यहाँ पे भी हमारे पास एजेस हैं 1 2, यहाँ पे 3 रख लेते हैं नेम इसका, ये 5 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास ये आपके पास आ गया वर्टेक्स एक और, इसको हम नाम देते हैं कि ये वाला वर्टेक्स A था, 1 और 2 के दरमियान में X था, ये वाला हम 1 और 3 के दरमियान में Y रख लेते हैं, ये वाला C और
बी, ठीक है। अब आपने इसका रिंग सम लेना है। तो सबसे पहले तो देखिए आप इसके वर्टिसेस क्या होंगे, वर्टिसेस ओवरऑल दोनों की यूनियन हो जाएगी, ठीक है। यूनियन मीन्स के 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, सारे वर्टिसेस आ जाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे सारे वर्टिसेस ड्रॉ कर लेते हैं। आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखना है, सबसे पहले जो कॉमन पार्ट्स हैं आपने वो नहीं लेने, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे वर्टेक्स x था, और इसी तरह 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे वर्टेक्स x है। इसका मतलब है ये वाला वर्टेक्स आपको नहीं लेना, ठीक है। इस वर्टेक्स को हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि ये आपका कॉमन वर्टेक्स था, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम 1 से लेते हैं y का, 1 और 3 के दरमियान में y का है, यहाँ पे भी दूसरे ग्राफ में भी 1 और 3 के दरमियान y है, ये भी कॉमन एज है दोनों का, ये पार्ट भी हमें नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद अब 1 का हो गया दोनों, अब 2 पे ले लें। 2 पे आपने 1 वाला ले लिया था, अब 2 और 3 के दरमियान में z है, यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान में z नहीं है बल्कि c है। इसका मतलब है कि 2 और 3 के दरमियान में आप एक वर्टेक्स एज बना देंगे, 2 और 3 के दरमियान में z, ठीक है। अभी पहले हम ग्राफ G1 मुकम्मल कर रहे हैं, फिर हम G2 पे आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपके पास इसके ये 3 हो गया, चौथा है 3 एंड 4 के दरमियान में W। अब आप दूसरी साइड पे देखें, 4 एज है ही नहीं, 4 का वर्टेक्स है ही नहीं, तो इसलिए 3 और 4 के दरमियान में आपने यहाँ पे W ड्रॉ कर लिया। अब आपका G1 मुकम्मल हो गया, अब G2 पे आ जाए। G2 पे 1 के साथ हमने देखा था 1 और 2 हमने एलिमिनेट कर दिया, 1 और 3 भी नहीं लेना क्योंकि कॉमन था। नेक्स्ट आपका 1 और 5 के दरमियान में A है, तो आप यहाँ पे 1 और 5 के दरमियान में A ड्रॉ कर लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये भी हो गया। अब 1 के तीनों हो गए हैं। नेक्स्ट आप आ जाए 2 पे, 2 के ऊपर आपने 1 से निकाल दिया था, 2 और 3 के दरमियान में C था। अब यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान आप ऑलरेडी एक Z बना चुके हैं, तो आप एक C भी बना देंगे, तो C हमने एक और एज बना दिया 2 और 3 के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 2 के भी तीनों हो गया। अब नेक्स्ट आपका लास्ट रह गया 3 और 5 के दरमियान में B। तो आपके पास ये जो 3 एंड 5 है, इनको आप आपस में ज्वाइन कर लें, ये आपका एज है बी, ठीक है। और ये जो आपका नया ग्राफ बना है, ये G1 प्लस रिंग सम G2 बन गया, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के और भी काफ़ी सारे मेथड है, आप काफ़ी सारे तरीक़ों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आप 1 2 3 4 5 की पोजीशन चेंज कर देंगे तो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। असल में ग्राफ में होना क्या चाहिए, आपके हर ग्राफ में नंबर ऑफ़ एजेस एजेस किस किस के दरमियान है वो ठीक होने चाहिए, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस सेम होने चाहिए, ठीक है। या जो डेफिनेशन है आपकी वो कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ्स। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ग्राफ्स। तो हमारे पास सबसे पहले वर्टेक्स सेट हम ले लेते हैं। वर्टेक्स सेट ऑफ G1 क्रॉस G2 ये इक्वल होगा वर्टेक्स सेट ऑफ G1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्टेक्स सेट ऑफ G2 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का मतलब है जैसे आप एक x और y दिया होता है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई बन जाता है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसी तरह की होगी। और आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप नंबर्स को आपस में, फॉर एग्जांपल आपके एजेस का नंबर है 2 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपने 6 नहीं लिखना बल्कि 2 3 लिखेंगे इसको, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके। तो अब आपके पास ये वर्टेक्स सेट ऑफ जी आ गया। अब एज इसके कौन से होंगे, एज सेट ऑफ G1 क्रॉस G2 इट विल बी इक्वल टू, इसमें हमने क्या करना है, G1 के वर्टिसेस को मल्टीप्लाई करना है G2 के एजेस के साथ, ठीक है। फिर यूनियन लेना है, यूनियन किसका लेना है, आगे हमने G2 के वर्टिसेस को मल्टीप्लाई करना है G1 के एजेस के साथ, ठीक है। ये इसका एज सेट है, यानी हम वर्टिसेस को एज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल के साथ। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है एक हम इसमें एक ग्राफ G1 ले लेते हैं, A एंड B, ठीक है। ये आपका G1 ग्राफ है और इसके दरमियान जो एज आपने ड्रॉ किया उसका नाम आप U रख लें, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ग्राफ के साथ। इसमें जो आपने एज रखे हैं उसका नाम आप रख लें 0
1 एंड 2, और वर्टेक्स 0 1 2 है और इसकी एजेस का नाम हम रख लेते हैं ई एंड एफ। अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम इधर करेंगे, लेकिन पहले हम इसका एज और वर्टिस का सेट बना लें। सबसे पहले आपके पास वर्टेक्स सेट ऑफ G1 क्या था, ए एंड बी, और इसी तरह से वर्टेक्स सेट ऑफ G2 क्या था, 1 0 1 एंड 2, ठीक है। तो इसका टोटल वर्टेक्स सेट क्या बनेगा, वर्टेक्स सेट ऑफ G1 क्रॉस G2 विल बी इक्वल टू वर्टेक्स सेट ऑफ G1, इसका क्रॉस आ रहा है वर्टेक्स सेट ऑफ G2। क्रॉस मीन्स कि हम इसके बाइनरी ऑपरेशंस ले रहे हैं, तो ये या रिलेशन ले रहे हैं। तो ये पहले अब ए के साथ तीनों आ जाएंगे, तो ये बनेगा a, 0 a, 1 a, 2, ठीक है। इसी तरह बी के साथ b, 0 b, 1 एंड b, 2। तो इसके टोटल वर्टेक्स कितने बन गए, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल यहाँ पे 6 वर्टेक्स बन गए, ठीक है। अब हम एज लेते हैं। अब एज सेट में आपके पास क्या बनेगा, एज सेट ऑफ G1 क्या था आपके पास, U था उसमें पड़ा हुआ, और इसी तरह एज सेट ऑफ G2 में क्या था, एज सेट ऑफ G2 में E और F था, E एंड F। तो अब आपने यहाँ पे किस तरह से करना था, एच सेट निकालने का फॉर्मूला क्या था कि आपने एच सेट लेना था G1 का, उसको मल्टीप्लाई या उसको क्रॉस लेना था वर्टेक्स सेट ऑफ G2 के साथ, ठीक है। ये पीछे मैंने आपको बताया था कि G1 के एज का G2 के वर्टेक्स के साथ, और फिर ऑपोजिट इसका एच सेट ऑफ G2। इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करके लिख लेते हैं, पहले वर्टेक्स सेट लिखेंगे बाद में एच सेट। वर्टेक्स सेट ऑफ G1, इसका क्रॉस ले रहे हैं हम एच सेट ऑफ G2 के साथ, और इसका यूनियन आएगा वर्टेक्स सेट ऑफ G2 क्रॉस एच सेट ऑफ G1, ठीक है। तो वर्टेक्स सेट ऑफ G2, सबसे पहले G2 का वर्टेक्स सेट था 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2, इसका क्रॉस लेना है आपको किसके साथ, G2 के एज के साथ। G2 का एज है E एंड F, इसका यूनियन अब आपको लेना है किसके साथ, वर्टेक्स सेट ऑफ G2, G2 का वर्टेक्स सेट था, सॉरी ए बी क्रॉस E F यूनियन G2 में क्या पड़ा हुआ था, 0 1 2 क्रॉस U। तो ये पहले हम इसको हल करते हैं, तो ये बनेगा ए ई, ए एफ, बी ई एंड बी एफ, ठीक है। और दूसरा क्या बन रहा है, यूनियन 0 U 1 U 2 U, इन दोनों का यूनियन लेके सिंगल सेट में डाल दे तो आपका टोटल सेट बन जाता है ए ई, ए एफ, बी ई, बी एफ, 0 U 1 U 2 एंड U, ठीक है। ये आपका सेट बन गया है, ये आपका एज सेट बन गया है किसका, G1 क्रॉस G2 का। तो अब हमने इसको टोटल ड्रॉ करना है, तो आप पहले इसके एजेस देख लें। आपका जो एज सेट बना था उसमें 6 एलिमेंट्स थे, 6 एलिमेंट्स कौन कौन से थे, A0 A1 A2 B0 B1 एंड B2। तो हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं पहले यहाँ पे, 2 3 4 5 6, और इनके हम नाम रख लेते हैं कि ये आपके पास है A0 A1 A2, फिर ये B0 B1 एंड B2, ठीक है। ये आपके वर्टिसेस बन गए। नेक्स्ट अब एज पे आ जाएं। अब पहला एज है A, E, ठीक है, A, E। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि वर्टेक्स A, आप देखें A, E का एज हमारे पास, ठीक है। तो अब आपके पास E जो था, E ये वाला है 0 1, हमने अब देखना है कि A में A वाला A, E वाला एज बना रहे हैं ना आप,
तो ए वर्टेक्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इन तीनों में आ रहा है, ठीक है। और ई कहाँ पे आ रहा था, ई 0 और 1 के दरमियान मौजूद था। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे एक एज बना देंगे जिसमें ए आता होगा और वो 0 और 1 के दरमियान बनेगा, यानी A,0 और A,1 के दरमियान बनेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास वर्टेक्स एज आ रहा है A,F। अब A,F पे आए तो अब आप देखें कि इसमें फिर वही ए ये 3 के साथ था, ठीक है। इन तीनों में लगना है ये वाला एज। एफ किस किस के दरमियान था, 1 और 2। इसका मतलब है हमने उन दोनों के दरमियान एज बनाना है जिसमें A1 के साथ और A2 के साथ आता है। तो यहाँ पे A1 के साथ आ रहा है और यहाँ पे A2 के साथ आ रहा है, तो हमने इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया। ये आपका पहला जो एज था ये A,E था। अब ये आपने A,F बना दिया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ गया B,E। B,E में अब आपने ये एज ड्रॉ करना है B के दरमियान में। इन तीनों में B आता था और E कहाँ कहाँ था, 0 और 1 के बीच में। तो B के वो वाला पार्ट आपने ज्वाइन करना है जिसमें 0 और 1 आता है, यानी B,0 और B,1 वाला। तो ये बन गया B एंड E। इसी तरह नेक्स्ट आपका है B,F। तो B,F में F यहाँ पे देखें फिर से 1 और 2 के दरमियान था। तो 1 और 2 जहाँ पे B के साथ लगे हुए हैं, B,1 एंड B,2, इन दोनों को आपने आपस में ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया 0,U। 0,U में अब U आपका एच जो था वो A और B के दरमियान था, ठीक है। तो आपने वो वाले पार्ट लेने हैं जिसमें जो 0 है वो A और B के साथ आता हो। तो ये भी 0 है, A,0 है और ये B,0 है। तो 0 A और B के दरमियान इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया 1,U। 1,U का मतलब है कि U आपने लेना है, U मतलब A और B। A और B जहाँ 1 के साथ लगे हुए हैं, A और B यहाँ 1 के साथ है, तो आपने इन दोनों के दरमियान ले लिया, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट है आपका 2,U। 2,U का मतलब है U एज आपका A और B में था, तो 2 जो है वो जिसमें U के साथ सॉरी A और B के साथ आ रहा है, तो वो ये वाला पार्ट है। तो ये जो आपके पास नया ग्राफ बना है इसमें ये वाला आपका 0,U था, ये 1,U था और ये 2,U था, ठीक है। इसमें हम हमेशा एज वाला हिस्सा देखते हैं और उसके बाद ड्रॉ करते हैं। एज वाला हिस्सा का मतलब है 0,U में से एज कौन सा था, 0 एज था। U तो वर्टेक्स था ना, तो इसलिए हमने एज देखना है किस किस के दरमियान बना हुआ है। एज बना हुआ है यू एज बना हुआ है A और B के दरमियान में। तो हमने वो पार्ट देखना है जिसमें 0 जो है वो A और B के साथ आता था। तो ये 0 A और B के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, A,0 और B,0, इनको ज्वाइन किया हमने, ठीक है। और ये जो नया सेट बना है आपका, ये नया ग्राफ बना है, इसको हम G1 क्रॉस G2 का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन। किसी भी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या तरीका है कि उसमें आपने वो वर्टिसेस लेने हैं U एंड V जो कि अगर आपके पास कोई ग्राफ G उसमें कोई 2 वर्टिसेस एडजेसेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में वो एडजेसेंट नहीं होंगे, ठीक है। 2 वर्टिसेस U एंड V आर एडजेसेंट G कॉम्प्लीमेंट में कब एडजेसेंट होंगे, ओनली इफ दे आर नॉट एडजेसेंट इन G। अगर वो मेन ग्राफ में जुड़े हुए नहीं है तो फिर कॉम्प्लीमेंट में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसकी मिसाल ले लें, हम इसको थोड़ा सा ज़रा एक कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ से ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ है V,Z,X और यहाँ से हम ले लेते हैं U,W एंड Y। अब पहले इसके आप देखें वर्टिसेस तो चेंज नहीं होंगे, जितने हैं वो सारे रहेंगे, एज चेंज होगा। तो वर्टिसेस में आपके पास सेम वही वर्टिसेस रहेंगे, V,U,W X Y एंड Z, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम V से शुरू करते हैं। V का और U का आपस में एज नहीं था, ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट V का और W का आपस में एज नहीं था, हमने ड्रॉ कर दिया। V का और Z का आपस में एज था, हमने इधर ड्रॉ नहीं किया। नेक्स्ट V का और X का भी एज था, वो भी हमने ड्रॉ नहीं किया। V Y के साथ फिर दोबारा एज नहीं बना रहा तो हमारे कॉम्प्लीमेंट में बनाएगा, ठीक है। ये V हो गया। नेक्स्ट अब हम W ले लेते हैं। W का V के साथ एज नहीं था, हम ड्रॉ कर चुके हैं। W का X के साथ एज नहीं था, आप ड्रॉ कर दें, ठीक है। W का Y के साथ एज था, हमने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। इसी तरह W का Z के साथ एज नहीं था, तो आप इसको ड्रॉ कर लें। इसी तरह W का U के साथ एज था, हमने नहीं ड्रॉ किया। नेक्स्ट W के बाद आ जाए X पे। X का
डब्ल्यू के साथ एज नहीं था, हमने ड्रॉ किया हुआ है। एक्स का वी के साथ एज था, हमने नहीं लिया। एक्स का यू के साथ एज नहीं था, तो एक्स को हम यू के साथ ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे एज नहीं था वो हमने ड्रॉ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्स जो है वो जी के साथ एज बना रहा था, हमने नहीं लिया। एक्स वाई के साथ एज बना रहा है, ये भी ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप ले लें वाई। अब वाई का आपका ये जो वाई है नीचे, ये आपका एक्स के साथ एज नहीं बना रहा, हम बना चुके हैं। नेक्स्ट वाई आपका जी के साथ एज नहीं बना रहा, अब ड्रॉ कर दें। वाई आपका यू के साथ एज बना रहा है, हमने नहीं बनाना। वाई वी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं हम ऑलरेडी, और वाई डब्ल्यू के साथ एज बना रहा है, ठीक है। अब लास्ट आपका बचा यू और जेड। यू और जेड आपस में कोई एज नहीं बना रहे, तो ये भी ड्रॉ हो जाएगा। बाकी जेड का वी के साथ एज बना हुआ है, हमने नहीं लेना। जेड का डब्ल्यू के साथ एज नहीं बना हुआ, तो हमें लेना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह z जो है वो x के साथ एज नहीं बना रहा है, तो हमें यहाँ नहीं लेना। और z y के साथ फिर हमें ज्वाइन करना है, जो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपके पास नया ग्राफ बना है, ये आपका g का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये g ग्राफ था तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें से ऑपोजिट एजेस लगा देंगे। यानी अगर यहाँ जो जो एजेस लगे हुए हैं वो हमने यहाँ पे नहीं लगाए, और जहाँ जो जो एजेस नहीं थे वो हमने लगा दिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूजन फ्यूजन या फ्यूज्ड वर्टेक्स या मर्ज्ड वर्टेक्स या आइडेंटिफाइड वर्टेक्स। अब इसमें होता यह है कि फ्यूज्ड या मर्ज्ड में हम दो वर्टिसेस को, यानी दो v1 और v2 को, इससे दो वर्टिसेस थे ना, तो उन दोनों को हम किसी एक सिंगल वर्टेक्स से रिप्लेस कर देते हैं। और फिर उसमें होता यह है कि वो जो नया सिंगल वर्टेक्स है वो v1 वाले भी सारे एज बना रहा होता है और v2 वाले भी सारे एज बना रहा होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि v1 एंड v2 in a graph G is said to be fused if these, इन दोनों को हमने क्या करना है, किसी एक सिंगल न्यू वर्टेक्स से रिप्लेस कर देना है। इफ दीज टू वर्टिसेस आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल न्यू वर्टेक्स। अब किस तरह का होगा, सच दैट एवरी एज दैट वाज adjacent to either v1 or v2 is, or both, is now adjacent to new vertex v। ठीक है। अब हमने इस तरह का ग्राफ बनाना है कि हर वो एज जो v1 या v2 या दोनों के साथ था, अब वो नए वर्टेक्स v के साथ जो है वो कर दिया जाएगा, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। वो ग्राफ कुछ इस तरह से है कि उसमें v1 v2 v3 और v4 है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ एजेस डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये वर्टेक्स डिफाइन किया, इसमें एक मल्टीपल भी ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब इसका आपने फ्यूज्ड ग्राफ बनाना है, ठीक है। फ्यूज़ का मतलब है कि अब हमने यहाँ पे दो वर्टेक्स लेने हैं जिनको हम आपस में फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल v1 और v4 को फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। v1 इज़ फ्यूज्ड विद v4, और इसका हम नया वर्टेक्स का नाम v रख लेते हैं, या हम अपने केस में एंड इज़ नेम्ड v1 v4, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं v1 v4, या v भी रखा जा सकता है। तो अब आपके पास अब इसमें क्योंकि 1 2 3 4 वर्टिसेस थे, तो एक को हमने फ्यूज़ कर दिया। फ्यूज़ मीन्स आपस में ज्वाइन कर दिया। तो जो नया वर्टेक्स बन रहा है, नया सेट बनेगा, ग्राफ बनेगा, उसमें अब 3 वर्टिसेस होंगे, ठीक है। ये v2 और v3 तो हमने नहीं छेड़ा था, ये एज इट इज़ रहा, ठीक है। v1 और v4 को हमने एक नए वर्टेक्स से रिप्लेस कर दिया, जिसका नाम हमने रख दिया v1 v4, ठीक है। अब ये जो v1 जिसके साथ एज बना रहा था, ये v1 v4 उसके साथ भी बनाएगा, v4 वाले भी सारे इसी तरह से बनाएगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं v1 जो है वो v3 के साथ, जो सबसे पहले जो अनचेंज थे v2 और v3, तो इन दोनों के दरमियान वाला एज आप पहले ड्रॉ कर लें।
ठीक है, ये पहले से मौजूद था। अब नेक्स्ट हम जो बाकी हैं, बाकी एजेस बनाते हैं। तो बाकी एजेस में आपके पास आ जाता है V1 आपका पहले बना रहा था V3 के साथ, तो अब ये जो नया बना है ये भी V3 के साथ बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका V1 जो है वो V4 के साथ बना रहा था, तो अब V1 और V4 सेम आ गया ना, तो इसका अपने आप के साथ एक एज बन गया, लूप बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो V1 है, V1 के हमने दोनों पूरे कर दिए। अब हम V4 पे आते हैं। V4 आपका एक एज बना रहा था V3 के साथ, तो V4 वाला एज भी हम ड्रॉ करेंगे, हमने उसका नाम रख दिया V3, ठीक है। उसके बाद इसी तरह V4 V3 के साथ 2 दफ़ा एज बना रहा था, तो वो दूसरा एज भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास नया ग्राफ बन गया है। नंबर ऑफ़ एजेस शुड बी सेम। अब नंबर ऑफ़ एजेस चेंज नहीं हुए इसके अंदर, देखें 1 2 3 4 5 एजेस थे, तो यहाँ पे भी 1 2 2 3 4 और ये 5 एजेस बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ और करें कि ये जो आपके पास V1 V4 वाला ग्राफ बना है, इसकी डिग्री क्या बनेगी, इसमें 1 2 3 और ये 4 और ये 5, इसमें से 5 दफ़ा लाइंस निकल रही हैं, तो इसका मतलब है इसकी अब डिग्री 5 हो गई है, ठीक है। और इसकी डिग्री जो है वो क्या है, आपकी V1 की डिग्री और V4 की डिग्री ऐड कर दें तो ये वाली नए एज की डिग्री बनती है। डिग्री ऑफ V1 यहाँ पे क्या था, 1 और 2। डिग्री ऑफ V2 क्या था, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ V1 V4 क्या बननी चाहिए, दोनों की डिग्रीज ऐड हो जाएंगी, 1 2 3 4 और ये जो जितनी दफ़ा एज बाहर निकलेगा उतनी दफ़ा हमने काउंट करना है। तो यहाँ से V1 V4 में से लूप के अंदर 2 एजेस बाहर निकलते होते हैं, तो ये आपके पास टोटल 5 बन जाता है, जो कि V1 जमा V2 की डिग्री के इक्वल आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ्स। तो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड का मतलब नाम से पता चल रहा है कि अगर हर पेयर ऑफ वर्टिसेस जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है तो वो कनेक्टेड है। तो सबसे पहले कनेक्टेड की डेफिनेशन में बन जाता है कि इफ़ एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, पेयर ऑफ वर्टिसेस मीन्स 2 वर्टेक्स, कोई सी भी 2 वर्टेक्स लें आप रैंडम, तो आपके हर वो 2 वर्टेक्स कहीं ना कहीं से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। पेयर ऑफ वर्टिसेस इन G आर कनेक्टेड और 2 वर्टिसेस आर कनेक्टेड, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि और 2 वर्टिसेस आर कनेक्टेड कब कनेक्टेड होंगे, इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट वन पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। अगर आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने का रास्ता ढूंढ सकें तो वो फिर दोनों कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और 2 वर्टिसेस आर कनेक्टेड इफ़ there is at least one path from one vertex to another, ठीक है। ये आपके पास दोनों कनेक्टेड की डेफिनेशंस बन जाती हैं। इसी तरह डिसकनेक्टेड क्या होगा कि अगर कोई पाथ नहीं होगा तो वो डिसकनेक्टेड होगा। तो डिसकनेक्टेड को हम एक ही सिंगल डेफिनेशन में बता देते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो पाथ फ्रॉम one vertex to another then these vertices are disconnected. These vertices are not connected and graph is called डिसकनेक्टेड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड पाथ का इस्तेमाल यूज़ किया, तो पहले मैं हम आपको पाथ का भी बता दूँ कि पाथ क्या होता है और वॉक क्या होती है, फिर हम इन सारों की एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वॉक क्या होती है। तो वॉक हमारे पास क्या है, 2 वर्टिसेस के दरमियान सीक्वेंस क्या का मतलब है कि एक वर्टेक्स फिर एक एज, फिर एक वर्टेक्स फिर एक एज, इसको वॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो वी है उनको हम वी में, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है इस सीक्वेंस में जो वी है वो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ई जो है वो एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप ये देखें, जैसा कि यहाँ पे V1 से लेके हम V2 तक जा रहे हैं तो हम E1 का इस्तेमाल करें, तो हमारी वॉक क्या होगी,
V1 से E1, फॉर एग्जांपल हम V1 से V4 पे जाना चाह रहे हैं, तो क्या तरीका होगा, V1 से V2 जाना है तो दरमियान में E1, फिर V2 से V3 जाना है तो उसके लिए E3, V2 पे चले गए थे, फिर V2 से V3 पे जाने के लिए हमने E3 यूज़ किया, ठीक है, और उसके बाद फिर V4 आता है E4 के ज़रिए, E4 V4। तो अगर आप देखें, एक वर्टेक्स फिर एक एज, फिर वर्टेक्स फिर एज, फिर वर्टेक्स फिर एज, फिर वर्टेक्स। तो ये जो आपके पास वॉक है कहाँ से कहाँ तक है, V1 से लेके V4 पे। और अगर आपने इसी तरह दोबारा V1 से V4 पे दोबारा आना है, या फिर इसी तरह आप कहते हो कि V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4 और फिर V4 से दोबारा V1 पे जाना चाहते हो, तो आपकी एक और वॉक भी हो सकती है कि V1 से V2, V1 से हम V3 चले जाएं और V3 से V4 पे चले जाएं, ठीक है। तो आपके पास जो वॉक है उसमें आप एजेस को, वर्टिसेस को रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास आ जाती है ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है एक ऐसी वॉक जिसमें कोई एज रिपीट ना हो रहा हो, जैसा कि ये V1 V2 V3 का ग्राफ बनाया हुआ है। V1 से V2 किसके ज़रिए, E2 के ज़रिए, फिर V2 से V3 किसके ज़रिए, E1 के ज़रिए, ठीक है, और E1 से दोबारा V3 से V1 E3 के ज़रिए। तो ये आपके पास जो वॉक है ये ट्रेल है, क्योंकि इसमें कोई एज रिपीट नहीं हो रहा, E2 E1 E3 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसी वॉक जिसमें कोई एज रिपीट ना हो रहा उसको ट्रेल बोलते हैं, ठीक है। वॉक में रिपीट दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ट्रेल में कोई वर्ट एज रिपीट नहीं होना चाहिए और इसी तरह पाथ में कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अब पाथ क्या है, दो वर्टेक्स के दरमियान हम पाथ लेते हैं। आप इसका G1 का पाथ देख लें या G2 का पाथ देख लें, पहले हम G1 का देख लेते हैं। ये जो G1 है इसका पाथ देखें तो हमने फॉर एग्जांपल C से D पे आना है, तो हमारे पास पाथ बनेगा C से लेके A पे यूजिंग E1, फिर A से लेके B पे यूजिंग E2 और फिर B से लेके D पे यूजिंग E3। ये आपका पाथ है G1 का, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे इन वर्टिसेस को 1 2 एंड 3 एजेस को नाम दे दें। तो आपने V3 से V2 पे जाना है, तो आपके पास क्या बन रहा है, V3 से लेके आप V1 पे आ जाएं यूजिंग एज 2, और फिर V1 से लेके V2 पे चले जाएं यूजिंग एज 1, ठीक है। तो ये आपका इसमें पाथ आ गया V2 से लेके V3 में, ठीक है। इसमें आपने कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं करना पाथ में, ठीक है। तो आपके जो पाथ होते हैं या वर्टेक्स होते, ये वॉक होती है, ये ट्रेल होते हैं, ये आपके दो एजेस, दो वर्टिसेस के दरमियान में होते हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। कनेक्टेड में हमने कहा था कि हर दो वर्टिसेस जो हैं वो, अगर आप कोई एक ऐसा पाथ डिफाइन कर लें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में, आप हर दो वर्टिसेस के दरमियान कोई पाथ निकाल सकें, तो वो जो है वो कनेक्टेड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब ये जो मैंने तीन आपको एग्जांपल दी हैं, चार, ये चारों कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपको किसी भी वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक जा सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक V1 V2 V3 V4 एंड V5 ये वाली वॉक है। इसमें आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप इसको हम अगर एजेस को नाम देते हैं A B C एंड D, तो आप V3 से V5 पे कैसे आएंगे, V3 से V2 पे जाएंगे, आगे आपके पास कोई एज मौजूद नहीं है, यानी वॉक नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये डिसकनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो V2 और V5 के दरमियान कोई एज नहीं है, इसी तरह V1 और V4 के दरमियान एज नहीं है। तो हम ये दो एग्जांपल्स ही काफ़ी हैं कि इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, ये हमने पीछे भी ली थी। फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ है, इसको हम नाम दे देते हैं V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6, ठीक है। तो अब आपने अगर V1 से V3 पे आना है तो आप आराम से आ सकते हैं, लेकिन V1 से V4 पे कैसे आएंगे आप, V1 से V4 पे अगर आप V1 से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करें या इनको एजेस टू एजेस चलें, तो आप किसी भी तौर पे आप V4 को नहीं टच करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दो डिसकनेक्टेड पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो पार्ट्स हैं आपके पास जो ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये आपके पास यहाँ पे कोई वर्टेक्स डिफाइन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोई वर्टेक्स नहीं है, जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वर्टेक्स नहीं है। तो ये दो डिफरेंट तरह के पार्ट्स हैं, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ये भी डिसकनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। अब जो डिसकनेक्टेड ग्राफ्स होते हैं, एक और ले लें मिसाल इसकी।
ये एक ग्राफ है, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। अगेन आप V1 से V5 पे नहीं आ सकते, ठीक है। ये भी डिसकनेक्टेड ग्राफ है। इसमें एक और पार्ट हम ले लेते हैं, V7, V8 एंड V9, ठीक है। तो आप इसी तरह V1 से V9 पे भी नहीं जा सकते। तो अब आप यहाँ पे देखें, मुख्तलिफ जो डिसकनेक्टेड पार्ट्स थे उसके मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स थे। कंपोनेंट मतलब अगर आप उसको अलग-अलग उठा के रखें, जैसा कि ये वाला ग्राफ था आपका, तो इसको अगर आप अलग-अलग रखें तो आपके पास कौन से कंपोनेंट्स बनते हैं? एक ये वाला बनता है V1, V5 एंड V3, और एक आपका ये वाला कंपोनेंट बनता है, ये है V6, V2 एंड V4, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो ग्राफ है इसके कंपोनेंट्स अगर बनाएं आप तो ये बनते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट बनता है V2, V3 एंड V5। फिर एक आपके पास ये वाला कंपोनेंट बनता है V1, V6 एंड V4, और एक तीसरा आपका कंपोनेंट बनता है ये वाला V7, V8 एंड V9, ठीक है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इस वाले में 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, इसी तरह इस ग्राफ के भी 2 कंपोनेंट्स बन रहे थे। जो डिसकनेक्टेड ग्राफ्स हैं आपके, उसमें फिर कंपोनेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा कंपोनेंट आ जाते हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो डिसकनेक्टेड ग्राफ हैं आपके, वो उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, और जो कनेक्टेड ग्राफ है उसका एक ही कंपोनेंट होता है। तो अब ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम रैंक और नलिटी का नाम देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि रैंक और नलिटी क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, हमने यहाँ पे रैंक और नलिटी देखनी थी। रैंक ऑफ जी क्या है? रैंक ऑफ जी को हम रो ऑफ जी का नाम देते हैं। रैंक ऑफ जी मीन्स रो ऑफ जी, ठीक है। और ये इसका फार्मूला है n माइनस के। और नलिटी ऑफ जी का फार्मूला है, इसको हम म्यू ऑफ जी का नाम देते हैं, और इसका फार्मूला है m माइनस n प्लस के, ठीक है। यहाँ पे m और n और k क्या था? n यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, n आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, m आपके टोटल नंबर ऑफ एजेस, और k आपका टोटल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन्स डिसजॉइंट पार्ट्स, ठीक है, डिसकनेक्टेड पार्ट्स। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देखें इसकी, जैसा कि ये आपने पहली वॉक लिखी थी, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस थे n, आपके पास टोटल कितने थे? 4, ठीक है। एजेस कितने थे? 1 2 3 4 एजेस, यानी m कितने थे? 4। और इसके कंपोनेंट कितने थे? k की कीमत यहाँ पे थी 1। अब आपने इसका अगर रैंक निकालना है, रो ऑफ जी निकालना है, रैंक ऑफ जी, तो वो आपके पास था फार्मूला n माइनस के, यानी 4 में से 1 गए, टोटल 3, ठीक है। इसी तरह आपने इसका म्यू ऑफ जी निकालना है अगर, तो म्यू ऑफ जी यानी आपने इसका नलिटी निकालनी है, तो वो थी m माइनस n प्लस के। m यहाँ पे क्या है? 4 माइनस 4 प्लस 1, आंसर आ गया 1। तो इसका जो नलिटी है वो 1 है, और जो रैंक है इसका वो 3 है, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ पे देखते हैं ये पाथ वाले में इसके कितने ग्राफ्स थे? इस ग्राफ में टोटल वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने थे? 3। नंबर ऑफ एजेस कितने थे? सॉरी, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 थे, 1 2 3 और 4, और नंबर ऑफ एजेस हमने 1 2 3 नाम दिया था, तो 3 है। इसका एक ही कंपोनेंट, क्योंकि ये आपका कनेक्टेड ग्राफ है, कंपोनेंट्स इसके कितने हो गए? 1। रो ऑफ जी, रो का फार्मूला है n माइनस के। n माइनस के, n यहाँ पे था 4 और k था 1, तो इसके 3 आ गया। और इसका नलिटी यानी म्यू ऑफ जी क्या बनेगा? m माइनस n प्लस के। m यहाँ पे है 3 माइनस 4 प्लस के यानी 1, तो ये आपके पास आ जाता है 0, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये देखें, ये वाला भी सिमिलर मेथड से होगा। अब हम नीचे देखते हैं कुछ डिसकनेक्टेड ग्राफ्स में। डिसकनेक्टेड ग्राफ में इसका ये जो G1 है, अगर आपका ये G2 है और ये वाला G3 है, तो हम इनका अलग-अलग से देखते हैं। G3 ये वाला ले लेते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देखें कि G1 में कितने वर्टिसेस हमने लिए थे? टोटल 5, ठीक है। तो आपके पास n की कीमत आ गई 5। एजेस कितने थे? 1 2 3 4, एजेस 4 हो गए, ठीक है। और इसके अंदर टोटल कंपोनेंट्स कितने बन रहे थे? 2, k इज इक्वल टू 2। तो इसका जो रैंक ऑफ जी है उसका फार्मूला है n माइनस के, मतलब 5 में से 2 गए, कितना आया? 3। और इसका नलिटी का फार्मूला है m माइनस n प्लस के। तो m है यहाँ पे 4 माइनस n यहाँ पे 5 प्लस k यानी 2। तो ये आपके पास
1 बनता है इसका नलिटी, ठीक है, नलिटी ऑफ जी। अब हम G2 का निकालते हैं। G2 में आपके पास टोटल 6 वर्टिसेस हमने लिए थे, तो आपके पास यहाँ पे n की कीमत आ गई 6, और कंपोनेंट्स कितने थे इसके, हमने यहाँ पे साइड पे देखा था 1 और 2, दो कंपोनेंट्स बन रहे थे। k की कीमत 2 आ गई, और एजेस कितने लिए थे, m की कीमत एजेस होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका आपका रैंक क्या बनेगा, रैंक ऑफ जी, रैंक ऑफ जी मीन्स n माइनस के, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4। और इसका म्यू ऑफ जी क्या था, m माइनस एन प्लस के, तो m माइनस एन प्लस के यानी म्यू ऑफ जी की कीमत आ जाएगी, m यहाँ पे है 6 माइनस 6 प्लस 2, आंसर आ गया 2। इसकी जो नलिटी है वो 2 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह ये लास्ट वाला जो ग्राफ है, इसमें n की कीमत क्या थी, 9, टोटल 9 वर्टिसेस लिए थे। m यानी एजेस कितने लिए थे, आप एजेस यहाँ अलग-अलग कंपोनेंट्स में से काउंट कर लें या इसमें टोटल काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एजेस थे, और इसके कंपोनेंट्स कितने बने थे, 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो वर्टेक्स इसका रैंक बनेगा रो ऑफ जी, n माइनस के मीन्स 9 माइनस 3 यानी 6, और इसकी नलिटी म्यू ऑफ जी, इसका फार्मूला है m माइनस एन प्लस के, तो ये आपके पास बन जाएगी 9 माइनस 9 प्लस 3, ये आ जाएगा 3, ये इसकी नलिटी आ गई, ठीक है। तो आपके पास ग्राफ की जो नलिटी है वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं बाय यूजिंग दीज 2 फार्मूलाज, ये वाले, ठीक है। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि होमवर्क में आपने क्या क्या कुछ करना है, वो मैं आपको यहीं पे लिख के बता देती हूँ। आपका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 14 पे एक्सरसाइज 2 है, उसके पहले 2 क्वेश्चन, और इसी तरह पेज नंबर 20 पे एक्सरसाइज 3 के पहले 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। इसमें एक पेज नंबर 3 पे 20 पे जो एग्जांपल 3 है उसके 2 में एक डेफिनेशन है पीटरसन ग्राफ की, ठीक है। तो वो पीटरसन ग्राफ जो है उसमें पीटरसन ग्राफ जो है वो रेगुलर ग्राफ को कहते हैं। रेगुलर ग्राफ का मतलब है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो सेम हो जाए, ठीक है। तो जो क्यूबिक ग्राफ होता है, इसकी एग्जांपल, इसकी डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 18 पे, ठीक है। बाकी डिटेल में मैं आपको फिर बाद में पढ़ाऊंगी। तो आपने पेज नंबर 18 पे पीटरसन ग्राफ बनाना है। पीटरसन ग्राफ में एक स्टार होता है, ठीक है, और वो स्टार आगे फिर 1 2 3 4 और 5 वर्टिसेस से ज्वाइन होता है, ये पीटरसन ग्राफ है आपका, ठीक है। तो आपने इस वाले ग्राफ के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट 3 है वो आपने इसके थ्रू करना है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एजेस काउंट करने हैं बस असल में। तो ये आपका होमवर्क है।